नमस्कार। नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया में एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी छलांग की कहानी पे बात करने वाले हैं। हाँ, मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। HGP। बिल्कुल। सही। सोचिए इंसान की पूरी आनुवंशिक रूपरेखा को, उसे पढ़ने का एक विशाल अभियान। हाँ, अपने ही जेनेटिक मेकअप का पूरा ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। हमारे पास इसके लिए कुछ सोर्सेज हैं जिनमें NCERT की बायोलॉजी की किताब के अंश भी शामिल हैं। जी। और हमारा मिशन है इन सोर्सेस से ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट नगेट्स ऑफ नॉलेज निकालना, बिल्कुल। खासकर उन सुनने वालों के लिए जो नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर। हम समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट असल में था क्या, इसके गोल्स कैसे सेट किए गए थे और हमें इससे मानव जीवन के आनुवांशिक रहस्यों के बारे में क्या पता चला। हाँ, देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे DNA सीक्वेंसेस में जो छोटे-छोटे वेरिएशंस हैं, वो हमें कैसे एक दूसरे से अलग बनाते हैं अच्छा। और कैसे इस जानकारी का इस्तेमाल बीमारियों को समझने, उन्हें डायग्नोज करने और ट्रीट करने में एक क्रांति ला रहा है। हाँ, क्रांति तो है ही। और नीट के नज़रिए से देखें तो इसमें कई महत्वपूर्ण डेट्स, संख्याएं और कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीधे परीक्षा में आ सकती हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP आखिर था क्या? सोर्स बताते हैं कि किसी भी जीव की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके DNA में मौजूद बेसिस के सीक्वेंस में छिपी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर दो लोगों के DNA सीक्वेंस अलग हैं तो उनकी आनुवांशिक संरचना भी अलग होगी। तो HGP का महान लक्ष्य था मानव जीनोम के इसी कंप्लीट DNA सीक्वेंस का पता लगाना। एकदम सीधे शब्दों में कहे तो हमारी पूरी जेनेटिक निर्देशिका को शुरू से आखिर तक पढ़ना। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं, है ना? काम नहीं था। इसे एक महापरियोजना यानी मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। मेगा प्रोजेक्ट? हाँ, जरा कल्पना कीजिए, मानव जीनोम में लगभग 3 अरब 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। 3 अरब। 3 अरब बेस पेयर्स? हाँ, सोर्स में यह भी बताया गया है कि अगर सीक्वेंसिंग की कॉस्ट, जैसा कि शुरुआती अनुमान था, $3 पर बेस पेयर आती। $3 पर BP? हाँ, तो इस पूरे काम पर करीब $9 बिलियन का खर्चा था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना विशाल स्तर का प्रयास था। That's huge. अरे बाप रे, $9 अरब। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इतने सारे डेटा को सहेज कर रखना, उसकी स्टोरेज की चुनौती भी तो रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती। सोर्स में एक दिलचस्प तुलना की गई है। अगर इस पूरे सीक्वेंस को किताबों में टाइप किया जाता, हाँ? ऐसी किताबें जिनमें हर पेज पर 1000 लेटर्स हों और हर किताब में 1000 पेजेस हों। अच्छा, तो एक अकेली मानव कोशिका के DNA सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए ऐसी 3300 किताबों की जरूरत पड़ती। 3300 किताबें? हाँ, दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। इतनी सारी जानकारी, इट्स माइंड बॉगलिंग। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अहमियत सामने आई। अच्छा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हाँ, इतने विशाल डेटा को, मतलब इतने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने, जरूरत पड़ने पर उसे वापस पाने यानी कि रिट्रीव, और उसका एनालिसिस करने के लिए बहुत तेज गति वाले कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ी। कंप्यूटर्स की? हाँ, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की। इसी जरूरत ने जीव विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र को जन्म दिया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसका काम ही है इतने बड़े पैमाने पर जैविक डेटा का मैनेजमेंट और एनालिसिस करना। इसके बिना इस परियोजना से मिले आंकड़ों को संभालना लगभग नामुमकिन होता। समझ गई। तो मतलब टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का संगम। अच्छा, तो इस मेगा प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे? ये जानना नीट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें एक ध्यान से समझना होगा। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। लेट्स लिस्ट देम आउट, जैसा NCERT में बताया गया है। जी। पहला, मानव DNA में मौजूद लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना। हाँ, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। नीट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। ध्यान दे, 20,000 से 25,000, ये याद रखने वाली है। पहले अनुमान ज्यादा था, है ना? हाँ, पहले 80,000 से 1,40,000 तक का अनुमान था। HGP ने इसे सुधारा। दूसरा, मानव DNA बनाने वाले लगभग 3 अरब केमिकल बेस पेयर्स के सीक्वेंसेस को डिटरमिन करना। ये आंकड़ा भी बेहद महत्वपूर्ण है, लगभग 3 अरब बेस पेयर्स। अनदर की नंबर फॉर नीट। तीसरा, इस सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस में स्टोर करना ताकि दुनिया भर के शोधकर्ता इसका इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, डेटा शेयरिंग बहुत जरूरी था। चौथा, डेटा एनालिसिस के लिए बेहतर टूल्स को इम्प्रूव करना, यानी बेहतर सॉफ्टवेयर और तरीके ईजाद करना। पांचवा,
इस परियोजना से विकसित हुई संबंधित टेक्नोलॉजीज को दूसरे सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करना। ताकि फायदा फैले। हाँ, ताकि इसका लाभ सिर्फ चिकित्सा तक सीमित न रहे। और छठा, जो बहुत महत्वपूर्ण था, इस प्रोजेक्ट से जुड़े एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, ELSI कहते हैं ना इसे, हाँ, ELSI, उनको एड्रेस करना। आनुवांशिक जानकारी बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी था। बहुत जरूरी। ये परियोजना कुल 13 साल चली। इसकी शुरुआत 1990 में हुई और ये 2003 में पूरी हुई। 13 साल? हाँ, A 13-year प्रोजेक्ट। इसका समन्वय मुख्य रूप से अमेरिका की US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया। अच्छा, US बेस्ड था ज्यादातर। हाँ, कोऑर्डिनेट उन्होंने किया। लेकिन शुरुआती वर्षों में ब्रिटेन का वेलकम ट्रस्ट एक मेजर पार्टनर बना और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन और कुछ अन्य देशों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ये वास्तव में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था। अच्छा, तो काफी देश शामिल थे। तो 2003 में परियोजना पूरी हुई और हमें मिला मानव जीनोम सीक्वेंस का पहला ड्राफ्ट। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, अब आते हैं नतीजों पर। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या थे? सेलिएंट फीचर्स, यानी इस पूरी कवायद से हमें अपनी जीनोम के बारे में क्या खास बातें पता चली। चलिए इन परिणामों पर गौर करते हैं। ये परिणाम नीट के लिए किसी खजाने से बाहर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ कुछ बातें वाकई हैरान करने वाली थीं और ये बिंदु सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। बताइए। पहली बात, मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन यानी करीब 3.16 अरब न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं। 3164.7 मिलियन? नीट पॉइंट, ये सटीक संख्या याद रखनी है। हाँ, दूसरी, एक एवरेज मानव जीन में लगभग 3000 बेसेस होते हैं, लेकिन साइज बहुत वेरी करता है, मतलब काफी अंतर होता है। अच्छा। उदाहरण के लिए अब तक ज्ञात सबसे बड़ा मानव जीन है डिस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 मिलियन यानी 24 लाख बेसेस होते हैं। 24 लाख, औसत 3000 और सबसे बड़ा 24 लाख। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन फॉर नीट। हाँ, देखिए कितना फर्क है। तीसरी बात, जीन्स की कुल अनुमानित संख्या लगभग 30,000 है। 30,000? पहले तो 80,000 से 1,40,000 का अनुमान था। बिल्कुल, ये पहले के अनुमान से काफी कम है। यह HGP के सबसे आश्चर्यजनक नतीजों में से एक था। नीट तथ्य, जीनों की संशोधित संख्या। वाकई, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है सोच में, है ना? चौथी बात, लगभग सभी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल, करीब 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सभी मनुष्यों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। 99.9%। तो हम सब इतने मिलते जुलते हैं? हाँ, जरा सोचिए, जो 0.1% का मामूली सा अंतर है, वही हमें एक अनोखी पहचान देता है। ये 0.1% अंतर ही हमें यूनिक बनाता है। कमाल है। पांचवी बात, खोजे गए 50% से ज्यादा डिस्कवर्ड जीन्स के फंक्शंस अभी भी अननोन है। क्या? आधे से ज्यादा जीन्स का काम पता ही नहीं। इमेजिन दैट, हमने पूरा सीक्वेंस तो पढ़ लिया, पर आधे से ज्यादा जीन क्या काम करते हैं, ये अब भी एक पहेली है। हाँ, बिल्कुल। छठी बात, और ये नीट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? हमारे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा ही प्रोटीन्स के लिए कोड्स करता है। बस लेस देन 2%? हाँ, इसका मतलब हुआ कि 98% से ज्यादा DNA नॉन कोडिंग है। बाप रे, इतना सारा DNA उसका क्या काम है फिर? यही तो। सातवीं बात इसी से जुड़ी है। मानव जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से बना है। अच्छा, दोहराए जाने वाले अनुक्रम। हाँ, ये DNA के ऐसे हिस्से हैं जो कई बार, कभी-कभी सैकड़ों या हजारों बार, 100 to 1000 टाइम्स खुद को दोहराते हैं। माना जाता है कि इनका कोई सीधा कोडिंग फंक्शन नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर उनकी डायनामिक्स और एवोल्यूशन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें पहले कबाड़ DNA, जंक DNA समझा जाता था, पर अब ये सोच बदल रही है। अच्छा, तो वो कबाड़ नहीं है, ठीक है। आठवीं बात। आठवीं, क्रोमोसोम 1 पर सबसे ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं, 2968, और Y क्रोमोसोम पर सबसे कम 231 जीन होते हैं। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा 2968, Y पे सबसे कम 231। डायरेक्ट फैक्ट फॉर नीट, ये भी याद रखना है। बिल्कुल। और नवी, वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में लगभग 1.4 मिलियन यानी 14 लाख ऐसी जगहों की पहचान की है जहां DNA में केवल एक बेस का अंतर होता है। सिर्फ एक बेस का? हाँ, सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस। इन्हें कहते हैं
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, SNPs, जिन्हें SNPs कहा जाता है। SNPs, SNPs। हाँ, ये जानकारी बीमारियों से जुड़े सीक्वेंसेस की क्रोमोसोमल लोकेशंस का पता लगाने और ह्यूमन हिस्ट्री के विकास पथ को समझने में मतलब क्रांतिकारी साबित हो सकती है। तो ये SNPs ही वो 0.1% अंतर का बड़ा हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, काफी हद तक ये छोटे छोटे अंतर ही हमारी भिन्नता का आधार हैं। और इनसे बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। कोई पूछेगा भला ये कैसे होता होगा? चलिए मैं बताती हूँ। हाँ बिल्कुल, सोर्स यही कहते हैं कि ये SNPs बहुत काम के हैं क्योंकि ये पूरे जीनोम में फैले हुए हैं। ये किसी नक्शे पर लगे निशान या मार्कर की तरह काम करते हैं, है ना? एकदम सही, मार्कर की तरह। तो वैज्ञानिक इन SNPs का इस्तेमाल करके बीमारियों से जुड़े जीनों की लोकेशन यानी स्थिति का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर कोई खास SNP किसी खास बीमारी से ग्रस्त लोगों में ज्यादा पाया जाता है तो क्या होता है? तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उस बीमारी से जुड़ा जीन उसी SNP के आसपास कहीं मौजूद हो। ये एक तरह का जेनेटिक लैंडमार्क बन जाता है। अच्छा, समझ गए। आपने बिल्कुल सही समझा है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, HGP से मिली जानकारी और उसके बाद विकसित हुई नई तकनीकें जैसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग और हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज, हाँ, ये नए शब्द, इन्होंने जैविक प्रणालियों के बारे में हमारी समझ को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हाँ। अब हम केवल एक जीन को अलग करके उसका अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम एक जीनोम में मौजूद सभी जीन्स का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं या फिर किसी विशेष टिश्यू, ऑर्गन या ट्यूमर में बनने वाले सभी ट्रांसक्रिप्ट्स, RNA अणु का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब पूरी तस्वीर देख सकते हैं। हाँ, पूरी तस्वीर। हाँ। हम ये देख सकते हैं कि कैसे हजारों जीन्स और प्रोटीन्स आपस में मिलकर जटिल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स में काम करते हैं और जीवन की केमिस्ट्री को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। यही तो सिस्टम्स बायोलॉजी का आधार है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब ये कि HGP सिर्फ एक सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट नहीं था, इसने जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। बिल्कुल सही। बीमारियों की जड़ तक पहुंचना, ये समझना कि कौन सी आनुवंशिक विभिन्नताएं बीमारियों का खतरा बढ़ाती हैं, नई और ज्यादा टारगेटेड दवाएं विकसित करना। हाँ, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ बढ़ना। हाँ, आनुवंशिक रोगों का डायग्नोज करना और शायद भविष्य में उन्हें रोकना या उनका प्रभावी उपचार करना, ये सब कुछ HGP से मिली जानकारी और तकनीकों की नींव पर ही संभव हो पा रहा है। इट्स नॉलेज दैट एम्पावर्स अस। बिल्कुल, यह ज्ञान हमें सशक्त बनाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की उसे क्विकली समराइज करते हैं, खासकर उन बिंदुओं को जो नीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जी। मानव जीनोम परियोजना HGP एक एम्बिशियस इंटरनेशनल एफर्ट था जिसका लक्ष्य मानव DNA के पूरे सीक्वेंस का पता लगाना था। हाँ, और ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें भारी कॉस्ट, अनुमानित 9 अरब अमेरिकी डॉलर और डेटा स्टोरेज चैलेंजेस, 3300 किताबों जितना डेटा शामिल थी, जिसके कारण बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे नए क्षेत्र का उदय हुआ। ठीक है। इसके मुख्य गोल्स थे जीन्स को आइडेंटिफाई करना, लगभग 20,000 से 25,000, बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना, लगभग 3 अरब, डेटा स्टोर करना, एनालिसिस टूल्स इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और LC नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दे को एड्रेस करना। ये परियोजना 13 साल 1990 से 2003 तक चली। बहुत बढ़िया। और इसके प्रमुख निष्कर्ष ये नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इनको दोहरा लेते हैं। मानव जीनोम का साइज लगभग 3164.7 मिलियन BP है। अनुमानित जीन्स की संख्या लगभग 30,000 है, जो पहले के अनुमान से कम है। सही। सभी मनुष्यों में 99.9% सिमिलैरिटी होती है। हाँ। प्रोटीन बनाने वाला कोडिंग DNA कुल जीनोम का 2% से भी कम है। 2%, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जीनोम का एक बड़ा हिस्सा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस से बना है। क्रोमोसोम 1 पर सबसे ज्यादा 2968 और Y क्रोमोसोम पर सबसे कम 231 जीन्स हैं और लगभग 1.4 मिलियन SNPs की पहचान की गई है, जो आनुवंशिक विभिन्नताओं और बीमारियों के मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम सही। इस नॉलेज ने DNA वेरिएशंस, बीमारियों की समझ, डायग्नोसिस, ट्रीट, प्रिवेंट और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अध्ययन में क्रांति ला दी है। इसने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मार्ग प्रशस्त किया है और जीव विज्ञान को एक डेटा समृद्ध विज्ञान बना दिया है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है,
हमने अपना जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो पढ़ लिया है, अनुक्रम हमारे सामने है, हाँ, लेकिन जैसा हमने चर्चा में देखा 50% से ज्यादा जीन्स के फंक्शंस अभी भी अननोन है। हाँ, ये बात तो चौंकाने वाली थी। जरा सोचिए, हमारे अपने कोड में अभी कितना कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना बाकी है। ये विशाल नॉन कोडिंग डीएनए, ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, ये अज्ञात जीन, इनकी असली भूमिका क्या है? क्या ये वाकई अज्ञात हैं या हम अभी उन्हें समझने के सही तरीके नहीं जानते? भविष्य की खोजें शायद हमें जीवन के उन रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद करेंगी जो अभी हमारी कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान के इस विशाल सागर में हमने अभी कुछ बूंदें ही खोजी हैं और कितना कुछ जानना बाकी है। खैर, ये थी हमारी आज की गहन चर्चा मानव जीनोम परियोजना पर। हाँ, उम्मीद है आपको ये जानकारी खासकर नीट से जुड़े तथ्य उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ गहन विश्लेषण के लिए। धन्यवाद।